हेलो गाइस, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान के भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। अब तक हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति व शिक्षा से जुड़े अधिकारों को डिटेल में समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको पिछली क्लासें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी कोई डाउट रह गया हो तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम फंडामेंटल राइट्स के उस हिस्से पर बात करेंगे जो बताता है कि अगर आपके अधिकार टूट जाए तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस कोर्ट में जाएंगे, क्या सेना और पुलिस को भी वही अधिकार मिलते हैं जो आम नागरिक को हैं, दंगे या मार्शल लॉ के समय अधिकारी क्या होता है, और जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें लागू करने का, उन पे कानून बनाने का आखिर काम कौन करता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इन सवालों का जवाब मिलेगा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है, आर्म फोर्सेज पर अधिकारों की सीमा जो आर्टिकल 33 में है, मार्शल लॉ के समय क्या व्यवस्था है वो आर्टिकल 34 में है, और फंडामेंटल राइट्स पे कानून बनाने का अधिकार किसको है वो आर्टिकल 35 में है। यानी दोस्तों, आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स का सबसे प्रैक्टिकल, पावरफुल और फाइनल पार्ट पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इस क्लास की एंड में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो आज के बाद आर्टिकल 32, 33, 34, 35 आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा रहा था। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, वो संविधान के भाग 3 में आते हैं। हमने आपको समानता का अधिकार पढ़ा दिया जो आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा चुके हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं जो आर्टिकल 23-24 में है। और उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा चुका हूं जो आर्टिकल 25 से 28 में है। उसके बाद मैं आपको कल्चर और एजुकेशनल राइट्स के बारे में पढ़ा चुका हूं जो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर दिया हुआ है। आज की क्लास में हम आर्टिकल 32, 33, 34 और 35 के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 32 है। वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो मैं आपको समानता के अधिकार पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूं। उसमें मैंने आपको आर्टिकल 14 में बताया था कि कानून के सामने सभी समान हैं। आर्टिकल 15 में बताया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ वह धर्म, जाति, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ के स्थान की वजह से भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17 में छुआछूत के अंत की बात करता है, और जो आर्टिकल 18 है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। उसके बाद मैंने आपको स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बताया था। उसके अंदर हमने आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ा था, वो हमको बोलने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 20 हमको प्रोटेक्ट करता है, अगर हमने कोई अपराध किया जाए तो अपराधों से संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 21 है जो हमको प्राण एवं दैहिक जीवन जीने की आज़ादी देता है। और आर्टिकल 22 है वो हमको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अरेस्ट, और तो वो हमको गिरफ्तारी से क्या देता है, सुरक्षा देता है। उसके बाद मैंने आपको शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में पढ़ाया था जो आर्टिकल 23 और 24 में है। आर्टिकल 23 में हमने मानव तस्करी और आपको फोर्स लेबर के बारे में बात की थी। उसके बाद आर्टिकल 24 में हमने किया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं 14 साल से, उनको किसी खतरनाक फैक्ट्री में या किसी खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते। उसके बाद हमने धर्म की स्वतंत्रता की बात की थी जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में है। आर्टिकल 25 हमसे कहता है कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और आर्टिकल 26 है वो हमको अपने धर्म को मैनेजमेंट करने की फ्रीडम देता है। आर्टिकल 27 धर्म के नाम पर हमसे सरकार कोई टैक्स नहीं ले सकती, उसकी आज़ादी देते हैं। और आर्टिकल 28 है वो हमको फ्रीडम है टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है।
उसके बाद हमने आपको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में बताया था। वो हमको कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट्स देते हैं, जो हमको शिक्षा और संस्कृति का क्या देते हैं, अधिकार देते हैं। उसके बाद मैंने आपको आर्टिकल 31 के बारे में बताया था। जो आर्टिकल 31 है वो राइट टू प्रॉपर्टी था। पहले ये क्या था, पहले आपका ये फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब इसको फंडामेंटल राइट्स से हटा करके लीगल राइट्स कर दिया गया है। और ये जो संशोधन किया था ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। तो अब आर्टिकल 31 है वो आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो अब हम आज की क्लास में बात करेंगे आर्टिकल 32, 33, 34 और 35। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसकी बात करता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। अब ये संवैधानिक उपचारों का मतलब क्या है, तो आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाए तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और न्यायालय से क्या मांग सकते हैं, उपचार मांग सकते हैं। उपचार को इंग्लिश में रेमेडी का कहते हैं। तो अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, मान लीजिए आपको बोलने की आज़ादी है, कोई आपको बोलने नहीं दे रहा है, आपको किसी भी देश शहर में किसी भी स्टेट में घूमने की आज़ादी है, बसने की आज़ादी है। अगर मान लीजिए आप यूपी के हैं, आप दिल्ली में बसना चाहते हैं, तो अगर आपको दिल्ली में कोई बसने नहीं दे रहा है तो आपका फंडामेंटल राइट्स का ये उल्लंघन है। अगर ऐसा होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब ये बात क्या है कि भाई इसमें अब आपके दिमाग में आएगा कि इसमें खास बात क्या है। तो देखिए खास बात यह है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और उसके अलावा मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया, किसी बात को जमीन पे विवाद हो गया, तो आप ऐसा नहीं है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, उसमें नहीं जाते। उसमें पहले निचली कोर्ट में जाते, फिर उससे ऊपरी कोर्ट में जाते, फिर आप हाई कोर्ट में जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो अगर आपके मौलिक अधिकार टूटे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के तहत। और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। वो किसमें बात की गई है, आर्टिकल 226 में। तो सिर्फ अधिकार लिख देने से फायदा नहीं होता जब तक उसको बचाने का तरीका नहीं हो। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं, जब तक उनके बचाने का कोई तरीका नहीं है, जब तक उनका कोई मतलब नहीं है, उनका लोग उल्लंघन कर सकते हैं। तो अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो अगर उनके बचाने का जो तरीका है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसीलिए आर्टिकल 32 एक तरह से फंडामेंटल राइट का क्या है, सुरक्षा कवच है। क्या है, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा कवच है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हार्ट और सोल का क्या कहा, दिल और आत्मा का। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को। क्योंकि ये अधिकारों को सच में क्या करवाता है, लागू करवाता है। जो आर्टिकल 32 है वही अधिकारों को क्या करवाता है, लागू करवाता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की आर्टिकल 32 के तहत ही रक्षा करता है। कोई अगर गलत काम करता है तो उसको रुकवाता है, जरूरत पड़े तो ऑर्डर देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिट जारी करता है। क्या रिट जारी करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिट जारी करता है। क्या जारी करता है, रिट। अब आपके दिमाग में आएगा कि रिट होता क्या है। तो देखिए रिट का मतलब होता है कोर्ट का लिखित आदेश। क्या होता है, कोर्ट का लिखित आदेश होता है जो किसी व्यक्ति, सरकार, अधिकारी को कुछ करने या रोकने के लिए दिया जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट कोई लिखित आदेश किसी व्यक्ति को, किसी सरकारी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को या सरकार को कुछ लिख के दे, उसी को क्या बोला जाता है, रिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिट बोला जाता है। जो आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है। और जो आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है, 5 प्रकार की। याद रखिए, पूछा जाता है टोटल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करता है। अगर कोई गलत काम कर रहा है जिससे आपके अधिकारों का हनन होता है तो वो उसको रुकवाता है, जरूरत पड़े तो वो ऑर्डर देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। रिट का मतलब क्या होता है, कोर्ट का लिखित आदेश जो किसी व्यक्ति, सरकार, अधिकारी को कुछ करने या रोकने के लिए दिए जाता है। और आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है।
तो सबसे पहले बात करते हैं हैबियस कॉर्पस। किसकी बात करते हैं? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस होता क्या है? अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंद कर दिया गया हो तो कोर्ट आदेश देती है कि उसे कोर्ट के सामने पेश करो, और अगर डिटेंशन गलत है तो उसको छोड़ दो। तो हैबियस कॉर्पस में क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंद कर दिया गया हो तो कोर्ट आदेश देती है कि उसे कोर्ट के सामने पेश करो, और अगर उसका डिटेंशन, आपने अगर उसको गलत तरीके से बंद किया है, अगर लीगली बंद नहीं किया है तो उसको छोड़ दो। तो गलत गिरफ्तारी से छुटकारा देता है कौन सी रिट देती है? हैबियस कॉर्पस। तो जब कोर्ट हैबियस कॉर्पस जारी करती है तो ये किसकी बात करती है? गलत गिरफ्तारी से आपको क्या दिलवाती है? छुटकारा दिलवाती है। एग्जाम्पल लीजिए, मान लो पुलिस ने बिना कारण किसी व्यक्ति को उठाकर बंद कर दिया और फैमिली को रीजन नहीं बताया, तो परिवार सुप्रीम कोर्ट में जाकर हैबियस कॉर्पस की क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। तो जब परिवार सुप्रीम कोर्ट में जाके हैबियस कॉर्पस की मांग करेगा तो उस पुलिस को, उस महकमे को ये साबित करना होगा कि जो हमने इसकी गिरफ्तारी की है वो सही की है। अगर वो साबित नहीं कर पाए कि उनकी गिरफ्तारी हमने सही तरीके से की है तो उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। इसी को क्या बोला जाता है? हैबियस कॉर्पस बोला जाता है। उसके बाद करते हैं मैंडेमस। किसकी बात करते हैं? मैंडेमस। अब ये मैंडेमस क्या होता है? जब कोई सरकारी अधिकारी, डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे आदेश देती है कि अपना काम करो। क्या करो? अपना काम करो। इसी को मैंडेमस कहते हैं। तो जो काम करवाने का आदेश जो कोर्ट देती है कि कोई व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए आपकी कोई फाइल है, वो 4 महीने से किसी सरकारी दफ्तर में अटकी पड़ी है, वो उसको आगे बढ़ा ही नहीं रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या जारी करता है? मैंडेमस जारी करता है। उसी को कहते हैं काम करवाने का आदेश। मान लो आपकी स्कॉलरशिप, सिलेक्शन, कंप्लेंट पूरी होने के बाद भी अधिकारी फाइल रोक कर बैठा है तो कोर्ट मैंडेमस से कह सकती है कि निर्णय लो और काम करो। तो कोई भी अधिकारी आपकी फाइल रोक के नहीं बैठ सकता। अगर ऐसा करता है तो ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या है? उल्लंघन है। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो मैंडेमस क्या होता है? जब कोई सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा हो तो कोर्ट उसे आदेश देती है कि अपना काम करो। तो जो काम करवाने का आदेश होता है उसी को क्या कहा जाता है? मैंडेमस कहा जाता है। उसके बाद करते हैं प्रोहिबिशन। किसकी बात करते हैं? तीसरी रिट होती है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन क्या होती है? जब कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऐसी केस की सुनवाई कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो हायर कोर्ट उससे कहती है कि रुक जाओ। क्या कहती है? रुक जाओ। तो मतलब गलत केस सुनने से पहले उसको क्या करती है? रोक देती है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हर कोर्ट का अपना एक दायरा होता है। क्या होता है? अपना वो दायरा होता है। वो उसी के दायरे में केस की सुनवाई करता है। अगर कोई वो ऐसा केस सुन रहे हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है तो उसके बाद में मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या जारी करेगा? प्रोहिबिशन जारी करेगा। क्या जारी करेगा? प्रोहिबिशन जारी करेगा। उसको उस काम को करने से क्या करेगा? रोकेगा। क्या करेगा? रोकेगा। अगर कोई लोअर कोर्ट है वो गलत केस सुन रही है तो उसको क्या करता है? वो उस पर रोक लगाता है। मान लो कोई ट्रिब्यूनल ऐसा केस सुन रहा है जो उसके पावर में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसे क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। जैसे हाई कोर्ट से नीचे सेशन कोर्ट है। अगर सेशन कोर्ट, निचली अदालतें कोई ऐसा केस चुन रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो हाई कोर्ट उसको क्या करेगा? रोकेगा। अब मान लीजिए हाई कोर्ट कोई ऐसा केस की सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करता है? रोकता है। और जो रोकने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? प्रोहिबिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोहिबिशन कहा जाता है। तो जब कोई लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल ऐसे केस की सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो हाई कोर्ट उससे कहती है कि रुक जाओ। मतलब गलत केस सुनने से पहले रोक देना ही प्रोहिबिशन कहलाता है। उसके बाद चौथी रिट होती है सर्टियोरी। क्या होती है? सर्टियोरी। अगर लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने गलत ऑर्डर दे दिया तो हायर कोर्ट उसे कैंसिल या पलट सकती है। क्या कर सकती है? पलट सकती है। मतलब गलत फैसले को जो रद्द करने का जो के लिए जो जारी की जाती है रिट, उसी को क्या बोला जाता है? सर्टियोरी। क्या बोला जाता है? सर्टियोरी। अगर मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है, उसने कोई ऐसा फैसला दे दिया, मान लीजिए किसी ने रेप किया और रेप करने को उन्होंने बरी कर दिया।
क्या कर दिया, उसने बरी कर दिया उसको, कुछ मतलब जबकि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसको 10 साल की सजा होनी चाहिए थी या कुछ और होना चाहिए था, लेकिन लोअर कोर्ट ने तो उसको क्या कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया उसको, उसके ऊपर कोई वही नहीं हुआ, ना कोई जुर्माना लगाया। तो जब हाई कोर्ट, तो उससे ऊपर वाली जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो क्या जारी करती है, सर्ट्योरी। क्या जारी करती है, सर्ट्योरी। इसका मतलब होता है आपने जो फैसला दिया है वो क्या है, रद्द है। क्या है, रद्द है। अगर लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अगर कोई गलत ऑर्डर दे दिया है तो हायर कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है या उसको पलट सकती है। तो गलत फैसले को रद्द करना ही क्या कहलाता है, सर्ट्योरी कहलाता है। तो मान लो किसी ट्रिब्यूनल ने बिना सुनवाई के गलत फैसला सुना दिया तो हायर कोर्ट सर्ट्योरी से उस ऑर्डर को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। अब मान लीजिए कोर्ट में कोई सुनवाई हुई, अब जज साहब ने ना तो सुनवाई में कुछ दोनों पक्षों को सुना ही नहीं और उसने अपना क्या दे दिया, फैसला दे दिया, तो ये तो गलत है ना भाई। आप अपना दोनों का पक्ष सुनोगे उसके बाद ही तो आप डिसीजन पे पहुंचोगे, तो ये उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। तो वो जो गलत ऑर्डर दिया है उस गलत फैसले को रद्द करना या कैंसिल करना ही क्या कहलाता है, सर्ट्योरी कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं क्यो वारंट की, जो 5वीं रिट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, क्यो वारंट। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गलत तरीके से बैठ गया तो कोर्ट उससे पूछती है कि किस अधिकार से बैठे हो। तो अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बैठ गया हो और गलत तरीके से बैठा है तो कोर्ट उससे पूछती है कि आप किस अधिकार से बैठे हो। उसी को क्या बोला जाता है, क्यो वारंटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यो वारंटो बोला जाता है। तो पद पर बैठने की ऑथोरिटी चेक करना, तो आप पद पर किस ऑथोरिटी से बैठे हुए हो उसको चेक करने की जो रिट जारी की जाती है उसी को क्या बोला जाता है, क्यो वारंटो कहा जाता है। मान लो किसी को नियमों के खिलाफ किसी सरकारी पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया तो क्यो वारंटो से उस नियुक्ति को क्या दे सकती है, चुनौती दे सकती है। तो अगर मान लो किसी को नियमों के खिलाफ किसी सरकारी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट कर दिया तो कोर्ट क्यो वारंटो से उस व्यक्ति की नियुक्ति को क्या दे सकती है, चुनौती दे सकती है। उससे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से यहाँ पर बैठे हुए। तो जो पद पर बैठने की ऑथोरिटी चेक करना ही क्या कहलाता है, क्यो वारंटो कहलाता है। तो होप है कि आपको पांचों जो रिट है जो आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 कहता है सशस्त्र बलों के अधिकारों पर नियंत्रण। किसकी बात करता है, जो सशस्त्र बल है, आर्मी, नेवी, पुलिस, जितने भी सशस्त्र बल होते हैं उनके अधिकारों पर किसकी बात करता है, नियंत्रण की बात करता है। इसका मतलब यह होता है कि संसद को अधिकार है कि वो सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। तो संसद को यह अधिकार दिया है कि जो सशस्त्र बल होते हैं उनके अधिकारों को क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। तो सशस्त्र बलों को जो आम नागरिक को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो सेम के सेम, ये जरूरी नहीं है कि आर्मी जो सशस्त्र बल है उन पर भी लागू हो। उन फंडामेंटल राइट्सों को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। तो जो इसका उद्देश्य है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना है। ये केवल इन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों पर आधारित हो। जो सशस्त्र बल से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उन्हीं पर ही आर्टिकल 33 क्या होता है, लागू होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई सैनिक या पुलिसकर्मी अपने विभाग के खिलाफ हड़ताल नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, हड़ताल नहीं कर सकता। जबकि आपको पता है आम नागरिक हड़ताल कर सकता है, लेकिन कोई सैनिक या पुलिसकर्मी अपने विभाग के खिलाफ हड़ताल नहीं कर सकता। एक आम नागरिक सरकार की नीतियों पर खुलकर चर्चा कर सकता है, लेकिन एक सैनिक ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इससे अनुशासन प्रभावित होता है। तो जो आम नागरिक होता है वो क्या कर सकता है, सरकार की नीतियों पर बता सकता है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि सरकार गलत कर रही है, अगर सही कर रहे हैं तो वो बताएंगे सही कर रहे हैं। तो वो नीतियों पर खुलकर क्या करेगा, चर्चा कर सकता है। लेकिन जो एक सैनिक होता है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इससे अनुशासन प्रभावित होता है। यह आर्टिकल 33 में कहा गया। तो आर्टिकल 33 में बात की गई है सशस्त्र बलों के अधिकारों पर नियंत्रण की बात करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 34 आपातकाल के दौरान अधिकारों पर नियंत्रण, जिसको बोला जाता है मार्शल लॉ। तो जब मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर क्या हो जाता है, नियंत्रण की बात करता है। तो इसका मतलब हो गया आर्टिकल 34 ये कहता है कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो संसद को अधिकार है कि वे सरकारी कर्मचारियों, सैनिक या अन्य अधिकारी को कुछ कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा दे सके। क्या दे सके,
कानूनी सुरक्षा दे सके। अगर सरल शब्दों में कहें तो आपात और अत्यंत गंभीर स्थिति में देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां दी जाती हैं सैनिकों को। किसको दी जाती है? सैनिकों या अन्य अधिकारी को क्या दी हुई होती है? विशेष शक्ति दी हुई होती है आपातकाल या गंभीर स्थिति में। उसी को क्या बोला जाता है? मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ जब किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा हिंसा, दंगे, विद्रोह हो या कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाए तो वहां सेना उसको क्या ले लेती है? नियंत्रण में ले लेती है। तो सेना के द्वारा नियंत्रण में लेना ही क्या कहलाता है? मार्शल लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्शल लॉ कहलाता है। तो आर्टिकल 34 ये कहता है कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो। अब ये मार्शल लॉ मैंने आपको बता दिया, मार्शल लॉ होता है कि जब किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा हिंसा, दंगे, विद्रोह या कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाए तो तब वहां क्या होती है? सैन्य अपने क्या ले लेती है? उसको पूरे को अपने नियंत्रण में ले लेती है। उसी को मार्शल लॉ कहते हैं। तो आर्टिकल 34 कहता है कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो संसद को अधिकार है कि वह सरकारी कर्मचारियों, सैनिकों या अनधिकारियों को कुछ कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा दे सके। तो सरल शब्दों में कहे तो आपात और अत्यंत गंभीर स्थिति में देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या दी जाती है? विशेष शक्तियां दी जाती हैं सैनिकों को और अन्य अधिकारियों को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी इलाके में भयंकर दंगे और हिंसा फैल गई तो सरकार वहां पर क्या लगा जाती है? मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मतलब वो सारा का सारा किसके नियंत्रण में आ जाता है? सेना के नियंत्रण में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति या अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाता है तो उसे कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। तो जब मार्शल लॉ लगता है तो उस समय अगर कोई सैनिक या अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाता है तो उसको भी क्या मिल सकती है? कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 संसद को विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। क्या देता है? ये संसद को विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। तो फंडामेंटल राइट से संबंधित अगर कोई कानून बनाएगी तो वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तो आर्टिकल 35 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स को पूरा प्रभाव देने के लिए जो कानून बनाने की शक्ति है वो केवल संसद के पास होगी। किसके पास होगी? संसद के पास होगी। किसी स्टेट को नहीं दी हुई है। किसको नहीं दी है? ओनली संसद ही जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। अगर हर राज्य अपने अपने नियम बनाए, अगर मान लीजिए ये संसद को शक्ति नहीं दी होती, सबको दी हुई थी, तो हर राज्य अपने अपने नियम बनाने लगे तो अलग अलग कानून बन जाएंगे और मौलिक अधिकारों में समानता नहीं रहेगी। इसलिए आर्टिकल 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को पूरा प्रभाव देने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल किसके पास है? संसद के पास है। इसलिए आर्टिकल 35 ये सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में फंडामेंटल राइट से जुड़े कानून एक जैसे होंगे। एक जैसे क्यों होंगे? क्योंकि कानून बनाने की शक्ति किसको दी हुई है? संसद को दी हुई है, राज्यों को नहीं दी है। क्योंकि अगर आप राज्य को दे देंगे तो राज्य अलग अलग राज्य अपने अपने नियम बनाने लगेंगे और अलग अलग कानून बन जाएंगे जिससे मौलिक अधिकारों में समानता नहीं रहेगी। इसलिए आर्टिकल 35 ये सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में फंडामेंटल राइट से जुड़े कानून हैं वो संसद बनाएगी, क्योंकि संसद कानून बनाएगी तो वो पूरे देश में एक जैसा कानून होगा और सही से लागू हो पाएगा। तो मैंने आपको आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में बताया था, जिसके अंदर 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। प्रोहिबिशन, सेरेटरी, मैंडेमस, क्यू वारंट जैसी रिटें जारी की जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको आर्टिकल 33 बताया था, उसमें बताया था कि सशस्त्र बलों और पुलिस के अधिकारों को सीमित करने की शक्ति संसद को है। तो मतलब जो सशस्त्र बल है जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको शक्तियों को क्या किया हुआ है? आर्टिकल 33 के तहत सीमित किया हुआ है। आर्टिकल 34 बात करता है कि आपातकाल के समय नागरिकों के अधिकारों अस्थायी रूप से रोके जा सकते हैं। तो मतलब आपातकाल होता है जब नागरिक के कुछ अधिकार हैं उनको क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। क्योंकि जब आपातकाल की स्थिति होती है तो मार्शल लॉ लागू हो जाता है और उसमें जो नागरिकों के जो अधिकार हैं वो रोके जा सकते हैं। आर्टिकल 35 कुछ विशेष मामलों में केवल संसद क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। तो कुछ विशेष मामले हैं उसमें जो कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? संसद को ही है। तो संसद ही उन पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। तो अभी तक हमने आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ा। इसी के साथ में आपके जो फंडामेंटल राइट्स जो पॉलिटी के भाग 3 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आर्टिकल 32, 33, 34 और 35 से हैं।
जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या देता है? अधिकार देता है। आर्टिकल 32 को किस नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा। आर्टिकल 32 के अंदर कौन सा रेमेडी मिलता है? तो आर्टिकल 32 के तहत क्या जारी की जाती है? रिट्स जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है? रिट्स जारी की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर फंडामेंटल राइट्स की क्या करता है? रक्षा करता है। आर्टिकल 32 के तहत रिट की संख्या कितनी होती है? जो आर्टिकल 32 के तहत जो रिट्स जारी की जाती है उनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन सी होती है? 5 होती है। एक हैबियस कॉर्पस होती है, एक मैंडेमस होता है, एक प्रोविएशन होता है, एक सर्टियोरी होता है और एक क्यू वारंटो होता है। आर्टिकल 33 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों के अधिकारों को क्या करता है? सीमित करता है। तो संसद को सशस्त्र बलों के अधिकारों को सीमित करने की शक्ति दी हुई है। तो आर्टिकल 33 आर्म फोर्सेज आदि के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सीमित करने से जुड़ा है। आर्टिकल 33 का उद्देश्य क्या होता है? आर्टिकल 33 के अंदर जो आर्म फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को जो सीमित करने का उद्देश्य यही है कि उससे अनुशासन बनाया रहे, कि मतलब आर्टिकल 33 का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और डिसिप्लिन के लिए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 33 के तहत आर्म फोर्सेज या सशस्त्र बलों की क्या किए जा सकते हैं? सीमित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 33 किसे अधिकार देता है? तो आर्टिकल 33 है वो किसको अधिकार देता है? सशस्त्र बलों के जो अधिकारों को सीमित करने का पार्लियामेंट को। किसको अधिकार देता है? पार्लियामेंट को, जिसको हिंदी में हम संसद कहते हैं। आर्टिकल 34 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 34 है वो मार्शल लॉ से संबंधित है। किससे संबंधित है? मार्शल लॉ से संबंधित है। तो आर्टिकल 34 मार्शल लॉ जब लग जाता है तो उस समय जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कुछ क्या हो जाते हैं? रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मार्शल लॉ कब लागू होता है? तो मार्शल लॉ जब कोई युद्ध हो या देश के अंदर कोई विद्रोह पैदा हो जाए तो उस टाइम मार्शल लॉ जब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से टूट जाता है तो तभी क्या लागू होता है? मार्शल लॉ लागू होता है। आर्टिकल 35 किससे संबंधित है? आर्टिकल 35 है वो संसद की कानून शक्ति संबंधित है। किससे संबंधित है? संसद की कानून शक्ति। तो आर्टिकल 35 में कहा गया है फंडामेंटल राइट्स लागू करने हेतु पार्लियामेंट को विशेष लॉ मेकिंग क्या दी हुई है? पावर दी हुई है। तो फंडामेंटल राइट को लागू करने उनमें के लिए पार्लियामेंट को विशेष लॉ मेकिंग क्या दी हुई है? पावर दी हुई है। तो मतलब फंडामेंटल राइट्स के जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको दिया हुआ है? संसद को दिया हुआ है। आर्टिकल 32 का उपयोग कब होता है? तो आर्टिकल 32 का उपयोग जब होता है जब आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है? वायोलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वायोलेशन हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के आप उपयोग करके आप क्या कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 में अंतर क्या है? तो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और जबकि आर्टिकल 226 है वो किससे संबंधित है? हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। हैबियस कॉर्पस रिट का उद्देश्य क्या होता है? हैबियस कॉर्पस रिट का उद्देश्य होता है अगर आपको अवैध तरीके से हिरासत में लिया है तो कोर्ट आपको कहती है कि इनको क्या करो? मुक्त करो। तो अनलॉफुल अगर डिटेंशन से व्यक्ति को मुक्ति देने के लिए कोर्ट हैबियस कॉर्पस जारी करती है। मैंडेमस रिट कब होती है? मैंडेमस रिट होती है जब आप पब्लिक ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हो, कोई फाइल है वो सालों 2 सालों से आप अटका के बैठे हुए, तो कोर्ट आपको आदेश देती है कि आप इस काम को करो, तो उसी को बोला जाता है मैंडेमस। क्यो वारंटो किससे जुड़ी हुई है? तो क्यो वारंटो जुड़ी है पद पर अधिकार। क्या अगर किसी व्यक्ति को किसी गलत तरीके से कहीं बैठा गया है तो कोर्ट रिट जारी करती है, उनसे पूछ सकती है आप किस अधिकार से इस जगह बैठे हुए या इस सीट पर बैठे हुए। तो किस अधिकार से कोई पब्लिक ऑफिस पर बैठा है उसके लिए क्या जारी करती है? कोर्ट क्यो वारंटो जारी करता है। सर्टोरियो का अर्थ क्या है? तो सर्टोरियो का अर्थ होता है आदेश रद्द करना। क्या करना? आदेश को रद्द करना। अगर कोई लोअर कोर्ट ने गलत आदेश दिया है तो उसको हायर कोर्ट क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। प्रोविएशन रिट कब दी जाती है? प्रोविएशन रिट जब दी जाती है जब कार्रवाई रोकने हेतु। अगर लोअर कोर्ट को जुडिशल से बाहर काम करने से रोकना, अगर कोई लोअर कोर्ट है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रही है तो उसको क्या करती है?
कोर्ट को रोकती है उसी को क्या बोला जाता है, प्रोविएशन कहा जाता है। आर्टिकल 33 किन पर लागू हो सकता है, तो आर्टिकल 33 वो पब्लिक और आर्म फोर्सेस पर ही लागू होता है। आर्टिकल 34 किस स्थिति में लागू होता है, तो आर्टिकल 34 मार्शल लॉ। क्या होता है, जब कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाए तो जब क्या लागू किया जाता है, मार्शल लॉ लागू किया जाता है। आर्टिकल 32 के तहत रिट कौन जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत पार्लियामेंट नहीं जारी करता, सुप्रीम कोर्ट करता है, प्रेसिडेंट नहीं करता, गवर्नर नहीं करता, तो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।